नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। तो जैसा कि आप सबकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रहे हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं धीरे धीरे सभी विषयों पर एक क्लास की सीरीज को रिवीजन हेतु शुरू कर चुका हूं और जल्दी ही बाकी सारे विषयों के सभी चैप्टर्स को मैं क्लियर करा दूंगा। तो इस कड़ी में मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स को पढ़ाना शुरू किया है। तो आज मैं क्लास 7 के साइंस में बायोलॉजी पोर्शन को कंप्लीट करते हुए इसके सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन पार्ट 13 ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लियर करने जा रहा हूं। तो आप सब इसको ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और समझने का प्रयास करिए। मेरा मुख्य उद्देश्य है उन बच्चों के लिए, खासकर जैसे सरकारी विद्यालय हो गए, हिंदी माध्यम के विद्यालय हो गए, झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले सारे बच्चे, यहाँ तक कि ये सीबीएसई माध्यम के विद्यालय के बच्चों को भी बहुत कारगर साबित होगी। तो ये इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन। देखिए, पत्तियों का पौधों के लिए भोजन तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या पत्तियां द्वारा बनाया गया भोजन उसी तक सीमित रहता है? हम जानते हैं जिस प्रकार हम अगर भोजन खाते हैं तो उस भोजन से हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह कैसे मिलती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन पूरे शरीर के हर अंगों तक कैसे पहुंचता है, कैसे यह सभी अंगों तक जाकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या किसी चीज को ले जाना, यही है ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन। ठीक है। तो क्या पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन उसी तक सीमित रहता है? यहाँ पूछा गया है। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते उन तक भोजन किस प्रकार पहुंचता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल एवं जड़ों द्वारा शोषित अवशोषित खनिज किस प्रकार जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है? हम सब जानते हैं कि यह सब प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल कार्य है। तो इसी प्रक्रिया को इस पाठ में समझाया गया है। जैसे कि पौधों में जल और खनिज का परिवहन। आपने पूर्व की कक्षा में यह जाना है कि किस प्रकार पौधे की टहनी का रंग जल में डुबाने से रंग फूल तक पहुंच जाता है। आपने टहनी के छिले हुए भाग में भी रंग देखा था। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। किसे कहते हैं परिवहन? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। वे सभी अंग जो परिवहन के कार्य संपन्न करते हैं वे परिवहन तंत्र कहलाते हैं। मानव में अपना परिवहन तंत्र है और जंतुओं में अपना परिवहन तंत्र है, पौधों में अपना परिवहन तंत्र है। पौधों द्वारा जड़ जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करता है और जड़ में बहुत अधिक बाल जैसी महीन संरचनाएं होती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये जड़ के सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं। जल और खनिज लवण जड़ से ऊपर नली जैसी संरचना से ऊपर की ओर जाती है। चित्र संख्या 13.1 में पाइप जैसी संरचना है जिसे वाहिकाएं कहते हैं। देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, वाहिकाएं, इन्हें जाइलम और फ्लोएम के रूप में बांटा गया है। आगे बताता हूँ तो समझ में आएगा आपको कि पौधे में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए, एक जो जाइलम होता है, जाइलम को हम समझते हैं कि पौधों में वह उत्तक जो जमीन से जड़ द्वारा मिट्टी से खनिज, लवण और जल को लेकर के तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी कि जाइलम अर्थात जल ग्रहण करने का कार्य। इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधे में जल का परिवहन करता है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में तैयार भोजन पौधे के सभी भागों में संवहन उत्तक फ्लोएम द्वारा ले जाते हैं। तो जाइलम का काम है जल को लेकर जाना और फ्लोएम का काम है फल बनाकर जो बना हुआ फूड है उसे शरीर पौधे के पूरे भाग में पहुंचाना। जल एवं तैयार भोजन, फिर कोशिका भित्ति, दोनों ओर से बहाव। यह चित्र आप देख पा रहे हैं। जब भिंडी या दूसरी सब्जियां सूख जाती हैं तो उसे पानी में क्यों डालते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पानी उसके छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हुए उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रक्रिया। एक प्रक्रिया जिस माध्यम से विसरण होता है। विसरण के माध्यम से आपको लिक्विड अंदर में प्रवेश करते जाता है। परंतु सारा जल, देखिए, पूर्व की कक्षाओं में क्रियाकलाप के द्वारा आपने जाना कि पौधे द्वारा खींचा गया जल पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, परंतु सारा जल पौधों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की स्थिति पर उपस्थित रंध्र जो होता है अतिरिक्त जल को वाष्पित कर देते हैं और जल के वाष्पन होने से जाइलम में ऊपर की ओर एक खिंचाव बल विकसित होता है जिससे जल
जड़ से जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल को रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपको इसका उदाहरण साक्षात दिखेगा कि जब आप गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है? क्यों? कभी भी तपती दोपहरी में भी पेड़ का पत्ता गर्म नहीं होता है, वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। इसे वाष्पोत्सर्जन तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन खनिज तथा जल को प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है और वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडक भी पहुंचाता है। अब बताइए कि पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है? तो हम जाने जाइलम के द्वारा। पौधे से अतिरिक्त जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो हम जाने वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधे में भोजन का परिवहन किस भाग से होता है? तो हम जाने फ्लोएम के द्वारा। आगे देखते हैं कि यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि वातावरण में गर्मी बढ़ेगी। देखिए आगे बताया गया जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। क्या आप बता सकते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? इन पदार्थों का उपयोग शरीर में कहाँ कहाँ होता है? आप जानते हैं कि जीवों के शरीर में भोजन, वायु, जल को ग्रहण करके एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। इन कोशिकाओं द्वारा ही भोजन के टूटने के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जंतुओं के शरीर में कुछ अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जिससे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे होता है। हृदय व रक्त कोश वाहिकाएं मिलकर शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती। देखिए यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारे मानव हृदय में परिसंचरण कैसे होता है उसका चित्र सामने में प्रस्तुत है। देखिए मानव हृदय का चित्र है ये, जिसमें फेफड़ा, फुफ्फुस सिरा, हृदय, फुफ्फुस धमनी, धमनी और कोशिकाएं, इन सब के कार्य का वर्णन हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, जब आपका शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त बहने लगता है। अब रक्त क्या है? रक्त ही है जो हमारे शरीर में सभी भोजन सहित अन्य पदार्थों को, ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। रक्त एक वाहक है। रक्त जो है जिस प्रकार जल कार्य कर रहा है पेड़ पौधों के अंदर, उसी प्रकार रक्त एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो भोजन, वायु, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि रक्त यह कार्य किस प्रकार करता है? रक्त को एक तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त में क्या क्या है? रक्त में 55% के आसपास 55% प्लाज्मा होती है। रक्त कोशिकाएं 45% होती हैं जो कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु यानी व्हाइट प्लेटलेट्स के नाम से बटी होती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जिनके विभिन्न कार्य हैं। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, जो कोशिकाएं किसी द्रव्य में बहती हैं उन्हें कणिकाएं भी कहते हैं। आरबीसी अत्यंत छोटी कोशिका होती है जो प्लाज्मा में तैरती है, इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं को कणिकाएं भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण रक्त का रंग लाल पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं के हीमोग्लोबिन जान लिए। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बढ़े इसीलिए हम लोग आयरन को खाते हैं अधिक मात्रा में। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है पालक का साग। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। हमारे शरीर के भार का लगभग 7% भार रक्त का है। पट्टिकाणु कट जाने पर कुछ समय बाद रक्त का बहना अपने आप बंद हो जाता है और वहां थक्का जमने लगता है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित होती हैं। और पट्टिकाणु जो होती हैं रक्त को शरीर से बाहर निकलने से रोकती हैं, प्लेटलेट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं रक्त वाहिनियां, जिससे आपने किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखा होगा तो उसमें हरे रंग के नस पाए जाते हैं। तो ये नस जो होते हैं यही रक्त वाहिनियां हैं, जिससे होकर के शरीर में रक्त बहता रहता है। रक्त को शरीर में एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी क्या होता है? ये वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी होती है, यानी कि थिक वॉल होते हैं अंदर में, और प्रत्यास्थ इनकी इलास्टिसिटी लचीली होती है। आप धमनियों में रक्त के प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप करके देख लेते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए।
और क्या आपको स्पंदन यानी कि धक धक की गति महसूस होती है? आराम की स्थिति में 1 मिनट में होने वाली स्पंदन गति को गिनिए और तेज चलने के बाद 1 मिनट में होने वाली गति को गिनिए। साधारण गति मानी जाती है, देखिए सामान्य गति इस 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट माना गया। हृदय स्पंदन को पता लगाने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। आपने सुना होगा, अस्पताल में से किया जाता है। अब देखिए शिरा, शिरा क्या होता है? वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए रक्त परिवहन का मार्ग जो है कुछ इस प्रकार बना हुआ है, दायां आलिंद दायां नीलय, बायां आलिंद बायां नीलय। देखिए मानव हृदय का चित्र भी यहाँ दिख रहा है आपको, चित्र में थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। देखिए तो अब आगे देखते हैं रक्त परिवहन मार्ग। धमनियां छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर हो जाती हैं, उत्तक में पहुंचकर वह अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं में मिलती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। हृदय क्या है? आपने कुएं या तालाब में लगे पंप को देखा होगा। यह पंप क्या काम करता है? यानी कि पानी को नीचे से ऊपर खींचने का। हमारे शरीर में हृदय पंप की भांति कार्य करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह निरंतर धड़कते रहता है। यह कार्य करना कभी नहीं बंद कर सकता है जब तक मानव जीवन है। हृदय का निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। आपके हृदय का आकार अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर बनाई गई मुट्ठी के बराबर होता है। तो जैसा कि आप मुट्ठी बनाते हैं ना, वैसा मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्षों को आलिंद तथा नीचे के 2 कक्षों को निलय कहते हैं। और कक्षों के बीच की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त तथा रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। हृदय का चित्र हमने देख लिया था। महाशिरा है, महाधमनी है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिरा है, बायां आलिंद बायां नीलय, कक्षों के बीच का विभाजन दीवार, दायां नीलय दायां आलिंद, इस तरह का है। हमारा हृदय जीवन भर बिना रुके पंप का कार्य करते रहता है। इसके सिकुड़ने तथा फैलने से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पूरे शरीर में से हृदय में आता है। हृदय से फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़े में जाता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा पुनः हृदय में आता है तथा महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। आप इस बात को दोबारा रिपीट करके सुनेंगे तो अच्छे समझेंगे। हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक यंत्र से आपकी हृदय गति को सुनता है। इसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आला बोलते हैं, लेकिन यह होता है स्टेथोस्कोप। यह जब लयबद्ध संकुचन और फैलाव को स्पंद कहते हैं। इसे लब डब की एक ध्वनि सुनाई देती है जो कि चिकित्सक अपने आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा सुनता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित एम्पलीफाई करने की युक्ति द्वारा, देखिए इस प्रकार का यंत्र होता है। चेस्ट पीस होता है जिससे संवेदनशील डायाफ्राम होता है। इसके दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं की से स्पंदन की ध्वनि का अध्ययन करता है। क्या छोटे जीव जैसे स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं से उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। इसलिए परिसंचरण हेतु उन्हें रक्त की तरह तरल की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए एक डॉक्टर द्वारा किस चीज़ का उपयोग हृदय स्पंदन करने के लिए किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर को आप देने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। आगे देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसे होता है? हमारे शरीर में कई तरह के अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। लाल रंग में लिखा हुआ यह बात बहुत आवश्यक है। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन शरीर में उपस्थित जल की उपलब्धता पर निर्भर होता है। मतलब कि जल की मात्रा कितनी उपस्थित है शरीर में,
जलीय जीव मछली अपशिष्ट उत्पाद के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। पक्षी, छिपकली और सर्प जैसे जीव अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन सफेद अर्ध ठोस के रूप में करते हैं, जो यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट यूरिया है। तो एक कोशिकीय छोटे जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम को हानिकारक पदार्थ बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। अपशिष्ट पदार्थ उनके शरीर से विसरण विधि द्वारा बाहर निकलती है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, बहुकोशिकीय जीव के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा शरीर के द्वारा उच्छ्वसन एक्सहेलेशन के प्रक्रम द्वारा निकलता है। अपचित भोजन बहिक्षेपण इजेशन प्रक्रम द्वारा बाहर निकलता है। मैं इन सभी प्रक्रमों को डिटेल से बहुत जल्द ही समझाऊंगा। हमारे शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म कुछ बनने और टूटने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनीकरण पदार्थ होता है वह किस प्रकार शरीर से बाहर निकलता है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया। अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव के रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। रक्त पूरे शरीर में उपस्थित सभी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर लेता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन 2-3 लीटर जल की आवश्यकता होती है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए होती है। और देखिए, रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालने के लिए मानव शरीर में बहुत से अंग हैं जो उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। जैसे मानव उत्सर्जन तंत्र में है 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय, 1 जोड़ा सेम के आकार का वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क क्या होता है? जब रक्त वाहिनियां हमारे वृक्क में आती हैं तो वृक्क में उपस्थित सैकड़ों छन्नी जैसी आकृति होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त पदार्थ युक्त रक्त वृक्क में आता है तो यह रक्त वृक्क में छन जाता है और उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि उसमें समाहित हो जाता है। जल में घुले ये अपशिष्ट पदार्थ मूत्र करते हैं। मूत्र वृक्क से मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आ जाता है और मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा शिला मूत्ररंध्र कहलाता है। इस मूत्ररंध्र द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाल देता है। देखिए, यह चित्र है आपके सामने दिख रहा है। दायां वृक्क मूत्रनली, बायां वृक्क मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या पसीने के कारण कपड़े पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं? ये धब्बे स्वेद पसीने में उपस्थित जल और लवण के कारण होते हैं। सफेद धब्बे जो होते हैं पसीने में उपस्थित जल और लवण के कारण होते हैं। एक वयस्क, देखिए क्या पूछ रहा है कि अब बताइए, क्या पसीना निकलने का कोई विशेष कारण होता है? एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 2 लीटर लगभग 1.8 लीटर मूत्र त्यागता है और मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मिट्टी के बने घड़े में पानी कैसे ठंडा रहता है? घड़ों के छिद्र से रिस कर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। अब देखिए, अपोहन डायलिसिस आपने सुना होगा, लोगों को डायलिसिस करवाते हुए। कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क संक्रमण या चोट के कारण काम करना बंद कर देता है। वृक्क के काम नहीं करने के कारण अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। ऐसे परिस्थिति में कृत्रिम वृक्क के द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित रह सके। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। देखिए, यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या क्या है, यानी क्या क्या शरीर से बाहर निकलता है। अमीबा किस विधि से उत्सर्जन करता है। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो अभी हमने सीखा कि मानव में जंतुओं के शरीर में परिवहन एवं उत्सर्जन। अब इसके आगे जो है इसके सवाल रहेंगे। तो इस प्रकार आज हमने बायोलॉजी की पहली कक्षा को देखा। बहुत जल्दी हम इसके आगे के अध्याय को करेंगे। तब तक आप सब चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।